हाँ जी। तो हेलो, जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं विनय सर स्वागत करता हूं कैरियर एकेडमी कुंडा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज हम इस एक नई सीरीज का यहाँ पे शुभारंभ करें, नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैं फिजिक्स को क्लास 12th की यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे हम लोग और बिल्कुल पीक तक उसको लेके जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा फिजिक्स की परिभाषा बता देते हैं और हमारे पास सिलेबस क्या है इसके बारे में आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं हम सभी लोग। सबसे पहले बात करें फिजिक्स, तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि जो फिजिक्स होती है इसको हिंदी में बोला जाता है भौतिक विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? भौतिक विज्ञान बोलते हैं। अगर हम बात करें फिजिक्स के परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा क्या होती है? स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल इवेंट्स इज कॉल्ड फिजिक्स। हिंदी में क्या बोलते हैं कि भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? प्राकृतिक व प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, नेचुरल एंड नेचुरल इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनको बोलते हैं भौतिक विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे आते हैं क्लास 12th के बारे में, थोड़ा सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल के रूप में ना, फिजिक्स का जैसे एग्जाम्पल समझे तो आप लोग समझ सकते हैं। जैसे कि आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे, पहले यूनिट, पहला चैप्टर आपने ऑप्टिक्स पढ़ा होगा, प्रकाश के बारे में पढ़ा होगा। तो वो क्या एक प्रकार की प्राकृतिक ही तो है, और जब प्राकृतिक होता है फिर उसमें परावर्तन हो पढ़ा होगा, अपवर्तन पढ़ा होगा आपने। तो ये सब क्या उस पर आधारित घटनाएं होती हैं। तो इसमें यही चीजें लिखा हुआ है कि प्राकृतिक हो या प्राकृतिक घटना पर आधारित हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। जैसे कि इस रूम में लाइट, आप लोगों घर पे रूम पे लाइटें लगी होंगी, तो लाइट का मतलब क्या होता है? विद्युत धारा होता है। अब वो क्या है कि जो हमारे पास जब बारिश होती है तो जो बारिश में बिजली कड़कती है वो क्या है? नेचुरल, और उस पर ये क्या है? आधारित है। उसी को देख करके निकोला टेस्ला सर ने इसके बारे में बताया था, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नेचर एंड नेचुरल इवेंट्स इज कॉल्ड फिजिक्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो 12th की फिजिक्स है उसमें आपको दो बुकों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकेंड, जिसको हम लोग अपने शब्दों में फर्स्ट बुक बोलते हैं और सेकेंड बुक बोलते हैं। तो यहाँ पर जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ वो फर्स्ट बुक के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए जो सिलेबस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है या जो मैं भी सिलेबस के बारे में आपको जानकारी दूंगा वो सिर्फ फर्स्ट बुक के लिए होगा। जब सेकंड बुक पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहली जो हमारी पास फर्स्ट बुक है, जिसको हम लोग वॉल्यूम फर्स्ट बोलते हैं, इसमें हमारे पास दो चीजों में हम बुकों को बांटते हैं। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास? यूनिट, और क्या आता है? चैप्टर। तो फर्स्ट बुक में हमारे पास टोटल 5 यूनिट है और टोटल 8 चैप्टर हैं। जरा देखिए यहाँ पे, सबसे पहली यूनिट हमारे पास आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, बट आवेश जो होगा, जो चार्ज होगा वो क्या होगा? रुका रहेगा। तो इसीलिए तो इसमें क्या आ रहा है? स्थिर आ रहा है। उसके बाद जो हमारा चार्ज है वो क्या हो जाएगा? मूविंग फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारे पास सेकेंड यूनिट बन जाएगी और उस यूनिट का नाम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलेंगे। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब आवेश रुका रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, आवेश गति करेगा, मूविंग फॉर्म में आएगा तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या बन जाता है? विद्युत चुंबक बन जाता है। तो इसीलिए क्या आता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मतलब कि विद्युत धारा कारण क्या बन जाएगा? चुंबक बन जाएगा। उसके बाद अगली यूनिट देखें, जो अगली यूनिट है कौन सी? यूनिट 4। यहाँ पे इसका क्या नाम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी, हिंदी में क्या बोलते हैं? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। जरा यहाँ पे देखिए, गौर करिएगा। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद किसके बारे में पढ़ा? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। उसके बाद इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या बन गया? मैग्नेट। क्या बन गया? मैग्नेट। तो वैज्ञानिकों के माइंड में एक बात है, साइंटिस्ट लोगों के, कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक की वजह से मैग्नेट बन सकता है तो क्या मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिक नहीं बन सकता? तो बिल्कुल बन सकता है। और उसी को हम आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो यहाँ पे
इलेक्ट्रिक कारण मैग्नेट बना था, और यहाँ पे मैग्नेट के कारण क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक बन जाएगा। मतलब कि चुंबक की वजह से हम वहां पे विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 5, उसमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें क्या होगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, कैसे होती हैं, काफी छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है ये, और ये हमारे पास सबसे कम मार्क्स का भी होता है। तो जो हमारे पास पहली यूनिट है वो भैया जी 8 नंबर के आता है। दूसरी यूनिट से जो हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो 7 मार्क के आते हैं। थर्ड यूनिट से 8 मार्क, 4 यूनिट से भी 8 मार्क्स, और बट 5 यूनिट से कितने मार्क्स आते हैं, 4 मार्क्स आते हैं। तो ये हमारा सिलेबस है। अब अगर हम यहाँ पे चैप्टर की बात करें तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसमें टोटल हमारे पास 2 चैप्टर हैं। तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। और जो चैप्टर नंबर 2 है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं गॉसेस थ्योरम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गॉस की प्रमेय। जो हमारे पास चैप्टर, ये यूनिट जो सेकेंड है, यूनिट सेकेंड में सिर्फ एक ही चैप्टर है, वैद्युत धारा, और इसमें कोई चैप्टर नहीं है। बट जो हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, यहां पर भी हमारे पास कितने चैप्टर बनेंगे, 2 चैप्टर बनेंगे। एक चैप्टर का नाम होता है सिंपल सा मैग्नेट, और एक का नाम क्या होता है, मैग्नेटिज्म होता है। चुंबक बोलते हैं और चुंबकत्व बोलते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें भी हमारे पास 2 चैप्टर बनेंगे। एक चैप्टर तो बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, एक चैप्टर, और दूसरा चैप्टर हमारे पास बन जाएगा एसी, जिसको हम लोग इंग्लिश में पूरा नाम इसका होता है अल्टरनेटिंग करंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। बट जो हमारे पास यूनिट 5 है, इसमें टोटल हमारे पास एक ही चैप्टर बनेगा, और वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और यहाँ पे देखेंगे आप, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो टोटल कितने चैप्टर हो गए, 8। तो हमारे पास जो पहली बुक है उसमें हमारे पास टोटल 5 यूनिट है, और टोटल चैप्टर कितने हैं, 8 चैप्टर हैं। तो ये हमारे पास सिलेबस है। अब जो हमारा फर्स्ट बुक है, इसमें जो पेपर होगा, इसमें से टोटल कितने मार्क्स का पेपर आएगा, 35 मार्क्स का पेपर आएगा। तो इसीलिए अगर आप इनको काउंट करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 8 7 8 8 और 4, इनको अगर आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो कुल मिला के 35 नंबर का जो हमारे पास पहला पेपर है, पहली बुक है हमारे पास, उसमें जो 70 नंबर का पेपर होता है रिटन हमारा, तो 70 नंबर में से 35 नंबर हमारे पास फर्स्ट बुक से आएगा, और 35 नंबर सेकंड बुक से आएगा। बट जब हम सेकंड बुक की बात करेंगे तो हम उसके बारे में वहां पे डिटेल में पढ़ाई करेंगे, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको इरेज करके आपको अगली स्लाइड में कुछ दूसरा और इसके बारे में आगे बताते हैं। हाँ, तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने देखा सिलेबस के बारे में। सिलेबस में हमने क्या देखा कि टोटल हमारे पास 5 यूनिट होती है और टोटल 8 चैप्टर होते हैं। अब अगर आप देखें तो जो हमारे पास, जो आपने अगर लिखा है तो उसको देखिएगा। जो हमारे पास पहली यूनिट है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकेंड यूनिट का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड यूनिट का नाम क्या है हमारे पास, मैग्नेट। चौथी यूनिट क्या है हमारे पास, इंडक्शन। 5 यूनिट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन सभी यूनिटों में जितनी भी हमारे पास फर्स्ट बुक है, इसमें एक ऐसी चीज है जो पूरे में क्या है, कॉमन है, और वो क्या है, फर्स्ट बुक का किंग है। फर्स्ट बुक का क्या है, किंग, और उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या नाम भैया, इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम ई के ऊपर माइनस लब लगाते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसको दिखाने का तरीका होता है। तो इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, किंग ऑफ फर्स्ट बुक। किंग ऑफ फर्स्ट बुक मतलब कि जो हमारे पास पहली बुक है, फर्स्ट बुक जो हमारे पास है, जिसमें 5 यूनिट है, 8 चैप्टर है, तो उसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, किंग है, राजा है। क्यों राजा है, क्योंकि इस पूरी बुक में हमको किसके बारे में पढ़ना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो अब जरा हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब अपने सिलेबस पे प्रॉपर आते हैं। देखिए जो हमारा सिलेबस है, हमारे सिलेबस में हमारे पास पहली यूनिट है और उस यूनिट का नाम है यूनिट फर्स्ट, और इस यूनिट का क्या नाम है भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। और चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड।
हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्थिर वैद्युतिकी। जो बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे वो देखेंगे इसको क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे जितने भी टर्म हैं, जितनी भी चीजें हैं, उनको मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रहा हूं ताकि सारी चीजें आपको एकदम क्लियर रहें। और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप बिल्कुल भी इस बात को मत ध्यान में रखिएगा कि हमको इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश से हमें बहुत मतलब होता है और इंग्लिश आप सभी को आनी भी चाहिए। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी, और जो हमारे पास उसके नीचे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र, या सिर्फ क्षेत्र भी आप लिख सकते हैं, वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। तो हम अपनी यूनिट फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें हमारे पास जो पहला चैप्टर है, 2 चैप्टर है। तो पहला चैप्टर क्या है हमारे पास, यहां पे अच्छा लिख देते हैं, तो ये हमारे पास है चैप्टर फर्स्ट। तो जो चैप्टर फर्स्ट है वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और यूनिट का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं। चलिए तो थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता हूं। तो जैसे कि हमने यहां पे लिख दिया इलेक्ट्रॉन, चल इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया ELECTRON, ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन। अब जो फर्स्ट बुक है वो पूरी इलेक्ट्रॉन पर आधारित है, पूरी इलेक्ट्रॉन के लिए है। कैसे इलेक्ट्रॉन के लिए है, अभी आपको सब बिल्कुल यहीं पे क्लियर हो जाएगा। देखेंगे आप सभी लोग। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, जो इलेक्ट्रॉन के बारे में है, वो हमें 3 टाइप के बेस पे बताया गया है। कितने टाइप पे? 3 टाइप पे बताया गया है। सबसे पहले जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? एट रेस्ट होगा। क्या होगा? एट रेस्ट होगा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? विराम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विराम बोलेंगे। विराम मतलब रुका हुआ, विराम मतलब रुका हुआ, जो रुका रहेगा। रेस्ट मतलब रुका हुआ, स्टॉप। और उसके बाद जो हमारे पास सेकंड आएगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा? मोशन में होगा। कैसे होगा? मोशन में होगा, गतिमान होगा। बट कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा भैया? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब आप लोग जानते होंगे, इसको बोलते हैं एक समान गति। एक समान गति, यहां पे अगर मैं लिखूं हिंदी में प्रॉपर, तो एक समान रूप से क्या होगा? वो गतिमान होगा। कौन? इलेक्ट्रॉन। थर्ड हमारे पास आएगा एक्सिलरेट, ACCELERATE, एक्सिलरेट होगा। एक्सिलरेट का मतलब क्या होता है? एक्सिलरेट का मतलब होता है त्वरित। क्या होता है हिंदी में? त्वरित होता है। इसको समझते हैं, बिल्कुल आराम, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, हमें जो फर्स्ट बुक है उसमें हमें किसके बारे में पढ़ना? पूरी बुक में किंग, मैंने पहले लिख दिया, किंग ऑफ फर्स्ट बुक कौन? इलेक्ट्रॉन। तो हम इसका मतलब कि जो हमारे पास फर्स्ट बुक है उसमें हमें पूरे किसके बारे में पढ़ना है? इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है। अब जो इलेक्ट्रॉन है इसके बारे में कुछ 3 पॉइंट है, और अगर ये तीनों पॉइंट क्लियर है तो जो मैंने अभी आपको 5 यूनिट बताया, 5 यूनिट होती है ना फर्स्ट बुक में, 5 हमारे सिलेबस 5 यूनिट है फर्स्ट बुक में, उन 5 यूनिटें क्या होंगी? इसमें कवर हो जाएंगी। ध्यान से देखिएगा आप लोग। इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अगर रुका हुआ है, मतलब क्या है? एट रेस्ट है, तो उसको क्या बोलेंगे? विराम बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब रुका रहेगा, जब गति नहीं करेगा, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसमें कौन से कंसेप्ट होते हैं, वो कौन कौन से गुण प्रदर्शित करता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास एट रेस्ट वाले मतलब पार्ट में आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो फिर क्या करेगा? गति करेगा, मतलब क्या करेगा? मोशन में आएगा। और जब मोशन में आएगा तो कितना, कौन सा मोशन होगा? यूनिफॉर्म। कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक समान। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान। एक समान का मतलब कि उसका जो वेलोसिटी होगी, या जो इलेक्ट्रॉन का वेग होगा, जो इलेक्ट्रॉन की गति होगी, वो कैसी होगी? एक समान। मतलब कि समान समय में समान दूरी, मतलब कि सेम इंटरवल टाइम पीरियड में सेम डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एक समान रूप से गतिमान होगा। उसके बाद यहां पे, अच्छा, जब एक समान रूप से गतिमान होगा तब उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, तब उनमें कौन कौन सी क्वालिटी हो सकती हैं, उनके बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे।
उसके बाद जब हम थर्ड इसके पार्ट में आएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्सिलरेट। क्या जाएगा, एक्सिलरेट। इसको हम बोलते हैं, अगर आपने क्लास 9th याद हो, थोड़ा क्लास 11th अगर आपको याद हो तो वहां पे आपने मोशन चैप्टर पढ़ा होगा और वहां पे एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा एक्सिलरेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, त्वरण बोलते हैं। तो यहां पर वही त्वरण की बात कर रहा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, त्वरित। त्वरित का मतलब क्या होगा, यहां पे यूनिफॉर्म मोशन है बट यहां पे यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। जब किसी में एक्सिलरेशन आ जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, या हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है जब वो एक्सिलरेट वाले मोशन में होगा तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, तो उसको हम कहां पढ़ेंगे, इस पार्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब देखिए, जो हमने 5 यूनिट का आपको नाम बताया, देखिए वो 5 के 5 यूनिटें कैसे यहां पे इसको कवर अप कर पा रही हैं, इसको हम जरा ध्यान से देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात, जो हमारे पास फर्स्ट बुक में फर्स्ट यूनिट है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ये आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रुका रहेगा, इसीलिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो एट रेस्ट वाली है, और इसमें हमारे पास यूनिट कौन सी आएगी, यूनिट हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट में क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमारा रुका रहेगा। उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब एक समान रूप से गतिमान। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक समान रूप से गतिमान होगा। इस बात को आपको याद रखना है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म होगा और इसमें नॉन यूनिफॉर्म होगा। ये नॉन यूनिफॉर्म है, इसीलिए इसमें एक्सिलरेशन है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो त्वरण की परिभाषा क्या होती है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। तो अगर हमारी जो वेलोसिटी है उसका वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रही है तो उसमें त्वरण नहीं होगा। जैसे यहाँ पे जो मोशन है वो एक समान है, मतलब वेग ना बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक समान। और जब एक समान होता है तो उसमें त्वरण नहीं होता, और जब यहाँ पे एक्सीलरेट की बात करेंगे तो इसमें त्वरण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, जब यहाँ पे आएंगे तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो हमारे पास यूनिट नंबर सेकेंड, इसको हम लोग ने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक करंट, तो ये हमारे पास बन जाएगी यूनिट सेकेंड। फिर उसके बाद हमने क्या बोला, मैग्नेट, यूनिट थर्ड, तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट थर्ड आ जाएगी और उसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नेट हो जाएगा। मतलब हमने पूरा नाम अगर बोलूं तो इसका नाम है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका पूरा नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और अगर हम थर्ड यूनिट की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास जैसे इलेक्ट्रिक करंट आ गया, मैग्नेट आ गया, उसके बाद क्या आता है, इंडक्शन। उसके बाद क्या आता है, इंडक्शन एंड एसी आता है। तो ये क्या बन जाएगा, यूनिट हमारे पास 4 बन जाएगी। तो यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड और यूनिट 4 वो दोनों किसके लिए होंगे, यूनिफॉर्म मोशन के लिए होंगे। और जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखा हुआ है ये किसके लिए होगा, एट रेस्ट के लिए होगा, मतलब ये पहली वाली। लेकिन जो हमारे पास फिफ्थ यूनिट है, 5वीं यूनिट है, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, शॉर्ट में इसको लिखते हैं EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हिंदी में बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगी यूनिट नंबर 5। ठीक है, तो अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए ना, इसमें कितनी यूनिट है, 5, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। और ये 5 की 5 जो यूनिट है हमारी पास, ये किस पर है, इलेक्ट्रॉन पे। बट जो इलेक्ट्रॉन है इसकी 3 अवस्थाएं होनी चाहिए, 3 स्टेट में होना चाहिए। सबसे पहली स्टेट इसकी क्या है, एट रेस्ट, रुका रहेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन रुका रहेगा तो हमारे पास पहली यूनिट आएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे, यूनिट नंबर फर्स्ट। उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, मोशन में रहेगा, बट किस टाइप का मोशन रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन रहेगा, तो उसको बोलेंगे एक समान रूप से गतिमान बोलेंगे। तो इसमें हमारे पास टोटल 3 यूनिट आएगी, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड और यूनिट 4। अगर यूनिट की नाम की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट और इंडक्शन एंड एसी। इंडक्शन एंड एसी ये चौथी यूनिट है, दोनों मतलब अलग अलग नेम है, बट ये एक चौथी यूनिट पूरा आ जाता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये क्या करे, एक्सिलरेट करे, क्या करे, एक्सिलरेट करे, मतलब कि इसमें क्या हो जाए, त्वरण हो जाए, तो इसमें त्वरित गति हो जाएगी। जब त्वरित गति हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसका मतलब यहां पर जितना भी सिलेबस मैंने आपको अभी डिस्कस किया, अगर आप इसे एक बार गौर करें तो सब कुछ किसके लिए है,
इलेक्ट्रॉन के लिए है। किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन के लिए है। इसीलिए तो मैंने यहां पर आपको बताया, क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या है हमारे पास? फर्स्ट बुक का किंग है, किंग ऑफ फर्स्ट बुक। तो हमारे पास जो फर्स्ट वॉल्यूम है फिजिक्स में क्लास 12th में, उसकी जो फर्स्ट बुक है उसमें राजा कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो इसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका मोटा मोटा इलेक्ट्रॉन के बारे में हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन क्या है? एक प्रकार का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या? एक प्रकार का चार्ज है। तो अब कुल मिलाकर के सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको राइट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर हम आपको अगली स्लाइड में मिलते हैं। हाँ जी, तो हमने आपको किसी यूनिट को शुरू करने के पहले, किसी चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले, उस चैप्टर की जो फाउंडेशन होती है, जो नींव होती है, वो मैंने आपको बता दिया, वो मैंने आपको समझा दिया। बहुत अच्छे समझाया है। आप जरूर उसे समझिएगा, थोड़ा याद करने का ट्राई करिएगा। एक दो बार अगर आप उसे लिखेंगे तो ऑटोमेटिक हो याद हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है वो। चलिए, तो अब बात करते हैं प्रॉपर अब अपने सिलेबस के बारे में, अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट हमारे पास है जिसका क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम है। इसके बारे में जरा देखते हैं। चलिए, अगर हम एक बात मैं आपको फिजिक्स के मतलब कि फिजिक्स के साइड से बता रहा हूं, क्या कि अगर फिजिक्स आप पढ़ें, कोई वर्ड आपको मिले हिंदी में, इंग्लिश में ज्यादा करके खास करके, तो क्या होगा कि अगर आपको उस वर्ड की हिंदी ना पता हो, उस वर्ड का मीनिंग ना पता हो, तो आप क्या करें? उस वर्ड को ब्रेक कर दें। 2 पार्ट 3 पार्ट जितने भी हो रहा हो ब्रेक कर दें, तो क्या हो जाएगा? आपको क्लियर हो जाएगा कि उस वर्ड की मीनिंग क्या है। जैसे आप लोग अगर 11th आपने पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत याद होगा आपको, वहां पे क्या था? हमारे पास फ्लूइड के बारे में चैप्टर था, यूनिट थी तरल के बारे में। वहां पे एक टॉपिक आता है हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रो मतलब पानी, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। तो अब वहां से क्या क्लियर हुआ हमको कि पानी है और पानी क्या है? रुका हुआ है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास एक बोतल है, कोई लोटा है, कोई ग्लास है, कोई बाल्टी है, कोई टब है, जब उसमें पानी को भर देते हैं, जैसे टंकी है, तो उस पानी के कारण जो टंकी है, जो लोटा है, जो या बोतल है, जो भी पार्ट है हमारे पास, उसकी दीवारों पर, उसके सरफेस पे कितना प्रेशर पड़ता है, वहां पे उसके बारे में पढ़ते थे। तो यहां पर भी वही चीजें होने वाली हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जो हमारे पास फर्स्ट यूनिट है इसका क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर इस यूनिट को मैं, इस यूनिट के नाम को अगर मैं ब्रेक करता हूं, तो इस यूनिट का नाम मैं 2 पार्ट में ब्रेक करता हूं। चलिए, सबसे पहले इस यूनिट का नाम मैं 2 पार्ट में ब्रेक करता हूं। तो जब मैं इसको ब्रेक करता हूं तो मैंने क्या देखा कि जो ये है, ये 2 वर्डों में टूट रहा है। सबसे पहले हमको क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रो। क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रो। और एक क्या मिल रहा है? स्टैटिक्स। क्या मिल रहा है? स्टैटिक्स मिल रहा है। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्थिर होता है। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्थिर होता है। इसका मतलब कि जो हमारे पास पहली यूनिट है जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम यहां पर पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। बट इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? रुका हुआ रहेगा, स्थिर रहेगा। तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? तो उतनी जितनी भी प्रॉपर्टीज बनेंगी, 15 से 16 टॉपिक एवरेज बनते हैं इस चैप्टर में, तो उन और बाकी छोटे छोटे टॉपिक और भी बहुत सारे हैं। तो इन चीजों को हम कहां पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। तो ये हमको क्लियर करना है। अच्छा, जो हमारे पास पहली बुक है, हम यहां पे जनरली चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब चार्ज में तो हमारे पास जनरली 2 चीजों का हम नाम लेते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक क्या होता है? प्रोटॉन। तो बात ये आती है कि सर आपने यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही यूनिट का नाम क्यों रखा गया, या इसको हमने इलेक्ट्रॉन के आधार पे ही क्यों बात करने? इसको हम प्रोटोस्टैटिक्स बोल सकते हैं, प्रोटॉन स्टैटिक्स बोल सकते हैं। मतलब प्रोटॉन क्या रहेगा? रुका हुआ रहेगा। इलेक्ट्रॉन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ऐसा क्या है कि हम यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? तो उसका रीजन है। रीजन क्या है कि जब हमारे पास कोई बॉडी है, मान लीजिए यहां पे हमारे पास कोई एक पिंड है, कोई बॉडी है। आप सब बच्चों को पता होगा कि अगर कोई बॉडी है, कोई पिंड है, तो इसके अंदर क्या पाया जाता है?
न्यूक्लियस, नाभिक पाया जाता है, और नाभिक के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, ऑर्बिट्स पाए जाते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कक्षाएं बोलते हैं। ये क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन पाता है, कौन कौन मिलता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, जो ऑर्बिट्स होती है उनमें क्या करते हैं, चक्कर लगा रहते हैं, तो साइकिल में घूमते रहते हैं। अच्छा सर, तो सर इनके क्या घूमने से हमने इनका नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया? नहीं भैया, इनके घूमने की वजह से, इनकी गति की वजह से हमने इनका नाम इलेक्ट्रॉन रखा। रीजन ये है कि जब हम वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जब हम वस्तुओं को किसी वस्तु के संपर्क में लाते हैं, या ऐसी कुछ भी व्यवस्थाएं होती हैं, तो वहां पे इन सभी व्यवस्थाओं में, सिस्टम में कौन पार्ट लेता है, कौन भाग लेता है? तो भाग कौन लेता है, इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, प्रोटॉन भाग नहीं लेता। सपोज दैट, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम कंघी से या मार्कर को, जिसमें मतलब कोई भी प्लास्टिक चीज हो हमारे पास, उसको अपने बालों में क्या करें, रब करें, रगड़ें, और उसके बाद जब कागज के पास ले जाते हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़े हो हमारे पास, उनके पास ले जाते हैं तो उनको चिपकने लग जाता है। तो वहां पे वो क्यों चिपका, इसके बारे में तो बाद में भी बात करेंगे, लेकिन वहां पे जो मेन रीजन निकल के आएगा, उसका रीजन कौन था, इलेक्ट्रॉन, ना कि प्रोटॉन। तो इसका मतलब जो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज आती हैं हमारे पास किसी बॉडी में, किसी वस्तु में, उसका रीजन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए जो हमारे पास बुक है, जो हमारी पहली यूनिट है, इसका नाम प्रोटॉन के नाम पे ना रख करके इलेक्ट्रॉन के नाम पे रखा गया है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रखा गया है। इतना आप लोग समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है, अच्छा एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास मतलब क्या होता है, द्रव्यमान होता है, मास मतलब द्रव्यमान। तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, कम होता है, और जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। इसीलिए जो प्रोटॉन होता है वो हमारा नाभिक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्बिट्स में पाया जाता है। तो इसलिए जो हमारी पहली यूनिट है, क्योंकि इसका नाम इलेक्ट्रो इसलिए पड़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसलिए पड़ा, क्योंकि जब हम किसी बॉडी में कुछ चेंजेस करते हैं, या उस बॉडी या वो बॉडी कोई वस्तु कोई किसी प्रकार का कुछ मतलब प्रभाव दिखाती है, तो वो प्रभाव सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। इसीलिए जो पहली यूनिट किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए है। ठीक है, तो समझो, इसलिए हमने सिर्फ हमको किसके बारे में बात करना है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करना है। और यहाँ पे जिसका नाम लिखा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉन पे स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉन रुका रहेगा, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का नाम लिया है। क्यों, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण होगा, और वो कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या है, एक प्रकार का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का चार्ज है, चार्ज मतलब आवेश है। तो मैं यहां पे इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं। तो इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का क्या है, चार्ज है। चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है, आवेश के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, आवेश के बारे में पढ़ना है। अब आवेश के बारे में पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा परिभाषा बताता हूं आपको एक सिंपल सी, फिर हम समझेंगे। तो आवेश क्या है, किसी वस्तु का गुण है। आवेश क्या है, किसी वस्तु का गुण है, जिसके कारण वह वस्तु क्या करती है, दो गुण प्रदर्शित करती है। वो कौन से गुण, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र। फिर से एक बार रिपीट करता हूं। तो आवेश किसी वस्तु का गुण है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, या उसके प्रभाव का अनुभव करता है। मतलब कि जो चार्ज होता है, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, या इसके इफेक्ट को, इसके प्रभाव को अनुभव किया जाता है, फील किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। चलिए अब थोड़ा सा इसका परिभाषा में लिख के आपको बता देता हूं। तो जो चार्ज है वो क्या है, हमारे पास किसी भी वस्तु का गुण है। तो आप ये बात लिखेंगे अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ में कि जो चार्ज है, जो आवेश है, वो क्या है, वस्तु का गुण है। इस बात को आपको याद रखना है।
हो सकता है आपने इस चैप्टर को पढ़ा हो, आवेश के बारे में पढ़ा हो, बट यहां पे जो मैंने ये बात लिखी है ना, वस्तु का गुण, ये बहुत बड़ी बात है। अभी मैं इसको अलग से आपको बताने वाला हूं। तो जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वो क्या होता है? वस्तु का गुण होता है, जिसके कारण वह वस्तु क्या करती है? वैद्युत क्षेत्र, जिसके कारण वह वस्तु क्या करती है? वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को क्या करती है? उत्पन्न करती है। वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है, या इसके प्रभाव का क्या करती है? अनुभव करती है। इसके या तो क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। या इसके प्रभाव क्या करेगा? अनुभव करेगा। प्रभाव को क्या करेगा? अनुभव करेगा। उसे क्या बोल देंगे हम? चार्ज बोल देंगे। क्या बोल देंगे? चार्ज बोल देंगे, आवेश बोल देंगे। जरा फिर से मैं इसको डिस्कस करता हूं। जो हमारे पास चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वो क्या है? वस्तु का गुण है। वस्तु का गुण है, मतलब कि प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट है। उसके बाद जो वस्तु का गुण है, और ये गुण के कारण, इस आवेश के गुण के कारण, प्रॉपर्टी कारण क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, या इनके क्षेत्रों का क्या होगा? प्रभाव को अनुभव करेगा। प्रभाव क्या करेगा? अनुभव करेगा। और जो ये सब होगा वही क्या कहलाएगा? चार्ज कहलाएगा, आवेश कहलाएगा। एक लाइन में बोलता हूं, एक बार में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलो, जैसे आपकी बुक में लिखा होता है। क्या लिखा है आपकी बुक में? कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, या इसके प्रभाव का अनुभव होता है। उसे क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेश बोलते हैं, वैद्युत चार्ज बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। ठीक भैया, अब ये तो हमको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो मैंने ये लाइन लिखा है, ये सेंटेंस लिखा है, वस्तु का गुण, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करके बताता हूं। देखिए, हमारे पास अगर आपने क्लास 11 पढ़ा होगा, जनरली बच्चे क्या करते हैं? क्लास 11 को स्किप कर देते हैं। बट अगर आपने क्लास 11 पढ़ा होगा तो वहां पे दो टॉपिक थे, एक था विशिष्ट ऊष्मा और एक था ऊष्मा धारिता। एक था स्पेसिफिक हीट और एक था लेटेंट हीट। तो वहां पे आपने उसके बारे में पढ़ा होगा। उसमें एक पदार्थ का गुण होता है और एक वस्तु का गुण होता है। बट अगर आपने उसको पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं है, लेकिन क्लास 10 तो आपने पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि जिस क्लास का बोर्ड का पेपर होता है, हम लोग उसी को अच्छे से पढ़ते हैं ना भैया। तो इसीलिए तो अब हम जरा 10th के बारे में बात करेंगे, तो आप रिलेट कर पाएंगे। 10th में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो वो क्या होता है? वो हमारे पास पदार्थ गुण होता है, और जो हमारे पास आवेश है वो वस्तु का गुण है। चलिए थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट बन के आता है। क्या? सबसे पहला पॉइंट क्या आता है हमारे पास? हमने मान लिया पहला पॉइंट ऐसे, वस्तु का गुण। वस्तु का गुण, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट। वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट। सेकेंड हमारे पास आता है पदार्थ का गुण। क्या था भैया? पदार्थ का गुण। तो इसको हिंदी में हम लोग क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ, मैं पदार्थ है तो सब्सटेंस बोल सकते हैं आप, तो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। इसके बारे में जरा हम डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो हमारे पास, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको लूंगा, अच्छा समझाऊंगा। उसका नाम क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। क्या नाम है? विशिष्ट प्रतिरोध नाम है। और इस विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है। उसके बाद यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं किसका? ये सिंपल सा अपने लिए किसका ले रहा हूं? एग्जांपल चार्ज का। चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं? आवेश। क्या बोलते हैं? आवेश। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। तो ये हमने इसकी इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख दिया। आप दोनों में कंफर्टेबल रहे, दोनों को समझे। मैं बार बार कह रहा हूं आपको
कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इस बात को मत दिमाग में रखिएगा कि हमको सिर्फ हिंदी चाहिए, इंग्लिश नहीं चाहिए। हमको हिंदी और इंग्लिश दोनों सीखनी है और हम सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगा, सारे वर्ड की इंग्लिश बताऊंगा और सब हम लोग सीखेंगे। चलिए यहां पे आते हैं। तुम्हारे पास वस्तु का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको थोड़ा सा मैं आपको ओरल पहले समझा देता हूं, फिर मैं यहां पे चीजों को इसके हिसाब से समझाऊंगा। चलिए भैया जी देखिए, सबसे पहले हमारे पास वस्तु का गुण और पदार्थ का गुण। एक एक लाइन की बात करूं तो जो हमारे पास वस्तु का गुण होता है ना, वो उसकी मात्रा पे निर्भर करता है, और जो पदार्थ का गुण होता है वो उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। अभी समझ में नहीं आया होगा, अभी हम समझाते एग्जांपल लेके। सपोज दैट आप बात करें, जैसे हमारे पास ये क्या है, बोर्ड है। ये क्या हमारे पास एक व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है, इसमें सरमाइका लगा हुआ है, प्लाई लगा हुआ है। हम ऐसा भी मान लेते हैं कि जो हमारे पास बोर्ड है वो किसका है, लोहे का है। किसका है, लोहे का है। आपको समझाने के लिए, ये किसका बोर्ड है, लोहे का बोर्ड है। अब अगर ये हमारे पास लोहा है तो ये एक प्रकार की वस्तु है। तो अगर ये वस्तु है तो इसका मतलब इसमें क्या पाया जाएगा, आवेश पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बता रखा है कि जो आवेश होता है वो किसका गुण होता है, वस्तु का गुण होता है। इसका मतलब इस पूरे बोर्ड में आवेश तो होगा ही होगा। अच्छा, अगर ये हमारा बोर्ड है तो ये किस धातु का है, लोहे का है। इसका मतलब क्या है, पदार्थ है। क्या है ये, पदार्थ। आखिर भैया पदार्थ क्या होता है, आपने पढ़ा होगा मैटर क्या होता है, मैटर सब्सटेंस क्या होते हैं कि पदार्थ वह वस्तु है, वह चीजें होती हैं जिनमें क्या होता है, मास होता है, वॉल्यूम होता है। तो इसमें इसका कुछ ना कुछ मास तो है ना, इसका मतलब वो क्या है, पदार्थ है। तो अगर ये पदार्थ है और एक प्रकार की क्या है, वस्तु भी है, लेकिन इन दोनों में दो वर्ड आ रहे हैं और इन दोनों वर्डों का मतलब अलग अलग होता है। मैंने क्या बोला कि जो आवेश होता है वो क्या है, वस्तु का गुण है। जो विशिष्ट प्रतिरोध है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, वो क्या है, पदार्थ का गुण है। तो जरा हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए ध्यान देखिएगा आप लोग, जो हमारे पास वस्तु का गुण होगा, जो हमारे पास वस्तु का गुण होगा वो क्या होगा, वो मात्रा पर निर्भर करेगा। मात्रा पर निर्भर करेगा, मात्रा पर निर्भर करेगा। लेकिन जो हमारे पास पदार्थ गुण होता है वो मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा, मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा। याद करिएगा इसको, याद रखिएगा इस बात को कि अगर हमारे पास कोई भी, मैं ऐसी वर्ड का नाम लूं, कोई ऐसे टर्म का, कोई ऐसी क्वांटिटी का नाम लूं जिसमें क्या बोले कि वो वस्तु का गुण है, तो इसका मतलब अगर वो वस्तु का गुण है तो उसमें उसकी मात्रा कितनी है। मात्रा कम होगी तो उसका गुण कम हो जाएगा, मात्रा ज्यादा होगी तो उसका गुण ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि विशिष्ट प्रतिरोध किसका गुण है, पदार्थ का गुण है। जो चीजें पदार्थ का गुण होती हैं उन पे क्या होता है, मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा। कहने का मतलब अगर इनकी मात्रा चाहे कम हो और चाहे ज्यादा, इनका जो मान होगा वो नियत होगा। अगर ये हमारे पास बोर्ड है तो अगर इस बोर्ड का मैं इतने वाले भाग के बारे में बात करूंगा तो इस भाग में जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा उसका मान और जो पूरे भाग, जो पूरे बोर्ड का विशिष्ट प्रतिरोध होगा उसका मान, दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे, कम ज्यादा नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो पदार्थ का गुण होता है और जो पदार्थ गुण होता है वो मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा। चाहे कम मात्रा हो, कम क्वांटिटी हो, चाहे ज्यादा मात्रा हो, ज्यादा क्वांटिटी हो, उसका मान हमेशा नियत रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहीं पर आवेश के बारे में, चार्ज के बारे में, तो आवेश क्या होता है, वस्तु का गुण होता है और जो वस्तु का गुण होता है वो मात्रा पर निर्भर करेगा। और इस पे क्या होगा कि अगर हमारे पास इतना छोटा सा पार्ट है तो यहां पर आवेश का मान कुछ होगा और पूरे बोर्ड में आवेश का मान कुछ होगा। क्या समझा आपने कि अगर यहां पर आवेश का मान कम ज्यादा होगा तो उसकी प्रॉपर्टी, उसका गुण भी कम ज्यादा आएगा। बट जो चीजें पदार्थ का गुण होती हैं उनकी मात्रा से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात बहुत 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 क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है आपको जानना। और अगर ऐसी चीजें आपको आती है समझ में, ऐसी चीजें आपको याद रहती हैं तो फिजिक्स को पढ़ना आसान हो जाता है। जनरली लोग बोलते हैं ना कि फिजिक्स क्या कठिन है। हाँ कठिन है, बट कब कठिन है, जब आपको उसकी टर्मिनोलॉजी, मतलब उसमें जो पद यूज होते हैं, जो टर्म यूज होते हैं, उनका मतलब क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा एक होता है प्रवणता, एक होता है दर, जैसे तो ये सब वर्ड है, ये सब टर्म है। इनको अगर आप समझ गए ना तो वही चीजें बार बार यूज होती हैं।
एक बार समझोगे हर बार फायदा होगा, नहीं समझोगे हर बार कंफ्यूज होगे, और जब हर बार कंफ्यूज होगे, जब ज्यादा बर्डन में ज्यादा सिलेबस आपके ऊपर आ जाता है तो फिर हमें वो चीजें कठिन लगने लगती हैं। बाकी फिजिक्स बहुत मस्त है, बहुत आसान है, फिजिक्स को पढ़ने में बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, चलिए तो आप लोग इस पूरे पार्ट को राइट डाउन कर लीजिए। फिर अब हम आपको आगे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, जिसमें हम लोग आपको क्या बताऊंगा मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर हमारे पास चार्ज के बारे में हो गया, सिलेबस डिस्कस हमने कर दिया, कितने नंबर का हमारा पेपर होता है, फर्स्ट बुक से किस यूनिट से किस चैप्टर से कितने नंबर का प्रश्न आएगा, पेपर क्वेश्चन आएगा, वो मैंने आपको बताया। जो यूनिट है उसका नाम कैसे रखा गया, क्यों रखा गया, इसके बारे में हमने बताया। तो इस वीडियो में सॉरी, तो इस वीडियो में हमने इतनी सारी चीजों को देखा। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा, तो उसमें हम क्या बताएंगे आपको, टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होता है, या जो हमारे पास कोई वस्तु होती है तो उसको हम आवेशित कैसे करते हैं, मतलब कि मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है, किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि क्या होती है, ऐसे करके आवेश का मात्रक क्या होगा, आवेश की विमा क्या होगी, दो आवेश एक दूसरे को क्यों आकर्षित प्रतिकर्षित करते हैं, दोनों आवेशों के बीच में बल कितना लगता है, किस प्रकार से लगता है, किस नियम के आधार पर लगता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, डाइपोल क्या होता है। तो ये सभी चीजों को हमें धीरे धीरे करके इस चैप्टर में पढ़ना है। आप सही बच्चे, जो भी मैं आपको बताता हूं, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं इस बात को हर वीडियो में जिक्र करता हूं, थंबनेल में भी आपको लिखा मिल जाता है कि मैं आपको जो भी फिजिक्स पढ़ाऊंगा उन सभी चीजों का, हर एक टॉपिक का, हर एक पॉइंट का आपकी डिजिटल नोट्स आपको मिलेगी। तो इसलिए आपको ज्यादा लिखने पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझने की जरूरत है। आप आराम से पहले समझा करो, वीडियो मोबाइल आपके हाथ में है, वीडियो को रोक लीजिए, पहले समझ लीजिए अच्छे से, फिर वीडियो को आगे बढ़ाइए, वीडियो को स्किप मत करिए, आराम से देखिए, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो जब मैं आपको अपने YouTube जो भी वीडियो जाएगा, आपके पास जो वीडियो है, इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। तो वहां पे आप क्या करिएगा, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम पे जितनी भी आपका जो जैसे आप अभी मैं फर्स्ट यूनिट पढ़ा रहा हूं, तो वहां पे जब आप जाएंगे उसमें खोलेंगे तो वहां पे फाइल का एक ऑप्शन होता है, उस फाइल में आप जाएंगे तो बहुत सारी PDF पड़ी हुई है और उसमें आप देखेंगे यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो PDF हो, उसे आप डाउनलोड करके अपनी नोट्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। उस नोट्स को मैंने अपने हाथों से बहुत मेहनत से और बहुत शिद्दत से बनाया हुआ है। अगर आप मेरी नोट्स को, मेरे लेक्चर्स को फॉलो करते हैं तो मैं यहाँ पे खड़े होकर आपको दावा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आपका फिजिक्स में एक भी न्यूमेरिकल, एक भी डाउट बचने वाला नहीं है। बस आपको हमारे साथ में काम करना है, जितना मैं बताऊं उससे आपको फॉलो करना है। ठीक भैया, चलिए तो फिर हम आगे आपको मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।